use this golden opportunity to invite the most prominent personality, Shri Kumar Sarvesh ji, the director of Sarthak Samvad, an institution for civil services. He has mentoring thousands of students towards success. He is the author, a prolific author. He has also done his journalism from Delhi University, a poet and a blogger on contemporary issue. I request everyone, please welcome him with a warm round of applause onto the stage. Now we are going to honor our guest, and for that I would like to request our Honorable Managing Director, sir, to exchange a token of gratitude. And I request everyone, please show some appreciation towards our dignitaries. Now I would like to request Mr. Kumar Sarvesh ji to please share a few words with us. Before Sarvesh ji will speak, let me tell जितने भी पेरेंट्स हैं, सर्वेश पहले भी हमारे यहाँ आते रहे हैं, बोलते रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के साथ संवाद हुआ है. पेरेंट्स प्लीज़ लिसन टू हिम. कुमार सर्वेश के बारे में जो इंट्रोडक्शन दिया गया, उस इंट्रोडक्शन के अलावा एक और इंट्रोडक्शन है. ये मेरे स्कूल के टाइम्स के फ्रेंड हैं, क्लोज़ फ्रेंड हैं, हम लोग साथ साथ रहे हैं, जिसको कि आप लंगोटिया यार की संज्ञा भी दे सकते हैं. परंतु सुना इसलिए कि जितने भी आईएएस और आईपीएस अफसर बनते हैं या फिर बीपीएससी कंप्लीट करते हैं, मेंस के लिए मेरे पास पैर भी आता है कि सर्वेश सर के से हमारा मेंस का और इंटरव्यू का तैयारी करवा दीजिए. बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत ही अच्छे प्रेरणादायक बोलते हैं. प्लीज़ लिसन. थैंक यू. हेलो. थैंक यू रंजीत. सबसे पहले मैं आर्या विद्यापीठ प्रबंधन के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने इस कल्चरल फेस्ट के लिए मुझे इनवाइट किया और आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया. अपनी बातें शुरू करने के पहले 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा. मेरे ख्याल से मेरा 3rd या 4th विजिट है आर्या विद्यापीठ में, और जब इस प्रोग्राम को आज मैं देख रहा था तो प्रबंधन पर, स्कूल प्रबंधन पर किस तरह का दबाव है, उस दबाव को मैंने महसूस किया. और मुझे रामायण का एक प्रसंग याद आया, जब विभीषण ने राम से लंका में रुकने का आग्रह किया कुछ और, तो राम ने जवाब दिया, स्वर्णमयी लंका मो न रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. और मैं कोट इसलिए कर रहा हूं कि धीरे धीरे कॉर्पोरेटाइजेशन का दबाव एजुकेशनल सेक्टर पर भी लगातार बढ़ता जा रहा है. स्कूल प्रांगण से फंक्शन आज इस भव्य प्रेक्षागृह तक पहुंच चुका है. दोनों की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन मेरा दिल कहीं न कहीं आर्या विद्यापीठ के प्रांगण में आज भी और अभी भी अटका हुआ है. दूसरी चीज, स्कूल प्रबंधन का ऐसे प्रोग्राम के आयोजन के लिए
मैं उसके प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा। ये आसान नहीं होता, विशेष करके छोटे शहरों में इस तरह के आयोजन आसान नहीं होते हैं। और मुझे यह लगता है कि स्कूल प्रबंधन से भी कहीं अधिक तारीफ के हकदार आर्या विद्यापीठ टीम के मेंबर्स हैं, शिक्षक हैं, छात्र हैं, जिन्होंने एक टीम के रूप में काम करते हुए इस आयोजन को सफल बनाने में हर संभव भूमिका निभाई है। अब वापस मैं आता हूं अपनी बातों की तरफ। लगभग पिछले 21-22 वर्षों से टीचिंग प्रोफेशन से मैं जुड़ा हुआ हूं। 2003 से दिल्ली में द स्टडी के साथ भी जुड़ा रहा। लगभग 8-9 वर्षों तक स्वयं संस्थान का संचालन किया, फिर ध्येय IAS से जुड़ा और करेंटली पटना में सार्थक संवाद नाम से इंस्टीट्यूट चला रहा हूं। मैं उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता हूं जिस पीढ़ी ने शिक्षक और छात्रों के संबंधों को बदलते हुए देखा है, गुरु शिष्य परंपरा को भी देखा, गुरु को शिक्षकों में और शिष्य को छात्रों में तब्दील होते भी देखा, और आज उस मुकाम पर खड़ा हूं जहां पर एक शिक्षक के रूप में हम सेवा प्रदाता की भूमिका में तब्दील हो चुके हैं और एक छात्र के रूप में बच्चे कस्टमर के रूप में तब्दील हो चुके हैं। और इस क्रम में केवल छात्रों और शिक्षकों के संबंधों में ही बदलाव नहीं आया है, बल्कि लर्निंग के प्रोसेस और लर्निंग की मोडेलिटीज में भी बड़े परिवर्तन आ चुके हैं। अभी जालान सर ने एक प्रश्न उठाया, मैं उसी प्रश्न से शुरू करना चाहूंगा, लेकिन उस प्रश्न में अपनी ओर से एक प्रश्न जोड़ते हुए। सर का प्रश्न था, आप में से कितने लोग हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं? थोड़ा सा प्रश्न को मैं बदलूंगा और मेरा ये प्रश्न पेरेंट्स से है कि आप में से कितने लोग पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते, जो अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते, जो अपने बच्चे को नेता बनाना चाहते, और आप में से कितने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को एक बेहतरीन इंसान बनाना चाहते? और प्रश्न यहीं पर समाप्त नहीं होते, क्योंकि बेहतरीन इंसान बनने की एक कीमत होती है। क्या एक पेरेंट्स के रूप में एक बेहतरीन इंसान बनने की जो कीमत है, क्या आप उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं? और क्या आप अपने बच्चे को उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार कर रहे हैं? मुझे लगता आज के मेरे स्पीच का यह बुनियादी प्रश्न है, क्योंकि मेरा मानना है, मेरी समझ कहती है कि शिक्षा अगर संस्कारित नहीं कर सकी तो वह शिक्षा निरर्थक है, उस शिक्षा की कोई सार्थकता नहीं, उस शिक्षा की कोई उपयोगिता नहीं। क्या एजुकेशन में हम वैल्यू क्रिएशन को अहमियत दे रहे हैं? वैल्यू क्रिएशन को अहमियत देने के लिए तैयार हैं? आर्या विद्यापीठ में अगर बार बार मुझे आना अच्छा लगता है तो इसलिए
क्योंकि 2019 से अब तक जितनी बार मैं आया हूं, मैंने आर्या विद्यापीठ को बदलते हुए करीब से देखा है, बदलते हुए महसूस किया है। बच्चों के माध्यम से उन बदलावों को मैंने महसूस किया है और मुझे इस बात की खुशी है कि आर्या विद्यापीठ पर्सनालिटी के ओवरऑल डेवलपमेंट को प्राथमिकता दे रही है और बच्चों के साथ उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। इसके लिए मैं डायरेक्टर सर डॉक्टर एसपी सिंह का आभार प्रकट करना चाहूँगा, उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा। अपने मित्र मैनेजिंग डायरेक्टर रंजीत कुमार के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा और प्रबंधन और बच्चों के बीच की जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं शिक्षक, उन शिक्षकगण के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से आर्या विद्यापीठ अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है और उस ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए बच्चों को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, निश्चित तौर पर वह काबिले तारीफ है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई भी शिक्षक, कोई भी संस्थान महज 5-6 घंटों के भीतर 5-6 घंटे बच्चों के साथ गुजारकर उसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है? जब तक उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट घर में ना क्रिएट हो, जब तक उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नेबरहुड में एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट ना हो। और सवाल यह उठता कि वह फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कैसे होगा। अभी चर्चा चल रही थी, डायरेक्टर सर ने भी इस चीज की चर्चा की कि आर्या विद्यापीठ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति कितना रेस्पॉन्सिव है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्रंट पर कितना काम कर रहा है। मैं उनके इस इनिशिएटिव की तारीफ करते हुए एक बात कहना चाहूँगा और ये बात मैं बच्चों से भी कहना चाहूँगा और ये बात मैं अभिभावकों से भी कहना चाहूँगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द पर गौर करें। वह इंटेलिजेंस जिसमें आर्टिफिशियलिटी है, जिसमें कृत्रिमता है, यह ह्यूमन क्रिएटेड है और ह्यूमन क्रिएटेड एआई के सर्टेन लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन को समझें। जब तक उस लिमिटेशन को हम नहीं समझेंगे, एक इंटेलिजेंस जो है नेचर के द्वारा क्रिएटेड है और नेचर के द्वारा क्रिएटेड इंटेलिजेंस को हम नर्चर करते हैं, और दूसरा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो ह्यूमन के द्वारा क्रिएटेड है। दोनों में एक अंतर है। नेचर ने जो इंटेलिजेंस क्रिएट किया है, आप में से जो मानना चाहे वो नेचर के द्वारा क्रिएटेड मान सकता है, आप में से जो मानना चाहे उसे गॉड के द्वारा क्रिएटेड मान सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उसके कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिमिट हैं, और ये बात मैं इसलिए कह रहा क्योंकि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशनल सेक्टर के सामने बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आने जा रहा है, बहुत बड़ी चुनौती। जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कंप्लीमेंट्री रोल में लेंगे, पूरक की भूमिका में लेंगे, सहायक की भूमिका में लेंगे, तब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें 2 कदम आगे ले जाएगा। लेकिन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने अपने ऊपर हावी होने दिया तो वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वह नेचर क्रिएटेड इंटेलिजेंस के रास्ते में बिगेस्ट कंस्ट्रेंट के रूप में इमर्ज करेगा। इसलिए मेरी सलाह होगी, विनम्र सलाह होगी, मेरा निवेदन आप लोगों से होगा, तकनीक का इस्तेमाल करें
तकनीक का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। अगर हम तकनीक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जीवन की रेस में हम पीछे छूट जाएंगे। लेकिन तकनीक को हम अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर हम तकनीक को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो इसकी कीमत हमें आने वाले समय में चुकानी होगी। हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। और यह तकनीक आने वाले समय में इनोवेशन के रास्ते में बड़ी बाधा उत्पन्न कर सकता है, ऐसे आसार मुझे नजर आ रहे हैं। आज अगर जाकर के देखें, हम लोग भी देखते हैं, कई बार बच्चे चैट जीपीटी पर जाते हैं, प्रश्न डालते हैं, प्रश्न का एक बने बनाए मोड में चैट जीपीटी पर उत्तर मिल जाता है। और अक्सर बच्चों से मेरे एक प्रश्न होते कि अगर आप उम्मीद करते हो कि इस प्रश्न के उत्तर आपने ये लिखे हैं और आपको दूसरों की तुलना में ज़्यादा अंक चाहिए, तो आप मुझे ये बतलावे कि आपको ज़्यादा अंक क्यों दिए जाएं। अगर सारे के सारे बच्चे चैट जीपीटी का ही इस्तेमाल करेंगे, अगर सारे के सारे बच्चे गूगल का ही इस्तेमाल करेंगे, अगर सारे के सारे बच्चे विकिपीडिया का ही इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो सवाल यह उठता है डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा और डिफरेंस कहां पर क्रिएट होगा। इसलिए दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम यह चाहते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वह किसी सीमा में ना बढ़े, तो हमें स्वतंत्र विचारण के लिए वातावरण निर्मित करना होगा। घर से लेकर बाहर तक हमारा सामाजिक परिवेश, हमारा शैक्षणिक परिवेश, हमारा जो पारिवारिक परिवेश है, जब तक वहाँ इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं होगा, जब तक अनुकूल परिवेश हम सृजित नहीं करेंगे, तब तक समस्याएं बनी रहेगी। और सवाल यह उठता कि अनुकूल परिवेश को सृजित करने का मतलब क्या है। आज के डेट में अगर हम जाकर के देखें, बच्चे अगर हमसे सवाल करते, घर के भीतर हमारे बच्चे हमसे अगर सवाल करते, तो हम उन बच्चों को क्या कहते? बहुत पढ़ लिए हो, बहुत समझदार हो गए हो, चलो जो कह रहे हैं करो चुपचाप। यही समाज का भी नजरिया है और स्कूल में शिक्षकों का भी यही अप्रोच। हमारे भी दो बच्चे हैं, एक 9th का बोर्ड दे रहा है दिल्ली में, दूसरा 10th का 9th में है, दूसरा 10th का बोर्ड अभी दे रहा है। और लगातार एक चुनौती का जो सामना कर रहा हूं वह यह कि स्कूल के टीचर का बच्चों पर इस बात के लिए दबाव होता है कि आप परीक्षा में वही आंसर लिखें जो हमने आपको लिखवाए हैं। मतलब हमने लिखवा दिया, आप रटें, रट करके जाकर के वोमेट कर दें। और इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे एकमात्र कारण है कि उनके लिए इवैल्यूएशन आसान हो जाता है, इवैल्यूएशन में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं ये आग्रह करना चाहूंगा अभिभावकों से भी कि बच्चे केवल शिक्षक की जिम्मेवारी नहीं है, बच्चे आपकी भी जिम्मेवारी है। आप अपने बच्चों पर नजर रखें। देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ स्कूल एजुकेशन। ना तो कोचिंग ना ही ट्यूशन स्कूल एजुकेशन का अल्टरनेटिव हो सकता है। और एक छोटे से उदाहरण के जरिए एक और बात मैं कहना चाहूंगा, वह यह कि जब हम लोग ट्यूशन पढ़ा करते थे, ये बात 80s की मैं कर रहा हूं, तो हम लोग ट्यूशन पढ़ने के लिए जाया करते थे तो स्कूल के होमवर्क अलग होते थे, ट्यूशन के होमवर्क अलग होते थे, स्कूल का करिकुलम अलग तरीके से आगे बढ़ता था, ट्यूशन का करिकुलम अलग तरीके से आगे बढ़ता था। और आज ट्यूशन का मतलब क्या हो गया? आज ट्यूशन का मतलब हो गया जिस ट्यूटर को हमने रखा है वो ट्यूटर आते हैं और घर पर आकर के स्कूल में जो भी होमवर्क दिया गया है उस होमवर्क को उन्होंने करवा दिया, उनका भी काम पूरा हो गया और पेरेंट्स को भी लगता है कि हमने ट्यूशन लगवा दिया है, अब हमारी जिम्मेदारी यहीं पर समाप्त हो जाती। बंधुओं, हमेशा इस बात को ध्यान में रखें
कि स्कूल में हम अपने बच्चों को भेजते हैं केवल पढ़ने के लिए नहीं, स्कूल और कॉलेज सोशलाइजेशन का एक बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है और वहाँ पर जाकर के हमारे बच्चे विविध प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं और इस क्रम में विविध प्रकार की चुनौतियों को कैसे फेस किया जाए उस तरीके को वहाँ पर विकसित करते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि पढ़ने और पढ़ाने से कहीं अधिक स्कूल और कॉलेज हमें जीने का तरीका सिखाते हैं, जिंदगी को कैसे जिया जाए, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट से बाहर निकल करके ये तरीका हम स्कूल और कॉलेज में सीखते हैं। आजकल एक कल्चर डेवलप हो गया, दो बिंदु, ऑनलाइन और ऑफलाइन। कई बार हम अपने बच्चे को भी अगर पढ़ने के लिए कहते तो बुक पढ़ने से परहेज करते, सिलेबस के बाहर की बुक आप छोड़ दें, जो उनके सिलेबस में है उन पुस्तकों से भी पढ़ने से परहेज करते। क्या करते? तो पापा यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, पापा कहां से पढ़ रहे हैं? गूगल से पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा अंतर समझें और दो महत्वपूर्ण अंतर है। और पेरेंट्स से मैं आग्रह करूंगा कि कोविड ने आपकी चुनौतियों को बहुत बहुत बढ़ा दिया है, क्योंकि कोविड के पहले तक स्कूल का दबाव पेरेंट्स पर होता था कि बच्चे के हाथ में मोबाइल ना दें, स्मार्टफोन ना दें, आईपैड ना दें, गैजेट्स बच्चों को उपलब्ध ना करवाएं। और आज के डेट में छोटे से छोटे मैसेज जो हैं वो स्मार्टफोन और गैजेट्स के जरिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए बच्चों तक पहुंचाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों को आप गैजेट से, स्मार्टफोन से अलगा नहीं सकते, डिजिटल प्लेटफॉर्म से अलग नहीं कर सकते। तो सवाल यह उठता कि क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म के हवाले बच्चों को करके छोड़ दिया जाए? तो मेरा जवाब होगा नहीं। मॉनिटरिंग बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मॉनिटर करना होगा अपने बच्चे को। जब तक आप मॉनिटर नहीं करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, आपको यह इंश्योर करना होगा कि वे डिजिटल प्लेटफॉर्म सपोर्टिंग रोल में रहें। नंबर 3, आप फर्क समझें। अगर कोई पुस्तक आप उठाते, एक पुस्तक पूरे के पूरे टॉपिक्स को कवर करता है और टॉपिक्स के अरेंजमेंट को देखेंगे, चाहे बीटीसी की पुस्तकों को देखें, एनसीईआरटी की पुस्तकों को देखें या कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो होता है, आप देखेंगे एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट के जरिए उसके करिकुलर सिलेबस को डिजाइन किया जाता है, टॉपिक्स को फाइनलाइज किया जाता और एक रिगरस प्रोसेस से जाकर के उसके कंटेंट को फाइनलाइज किया जाता है। टेक्स्ट बुक की ये खासियत होती है। और इसीलिए टेक्स्ट बुक से जब आप गुजरते हैं तो बिटवीन द वर्ड्स, बिटवीन द लाइन बहुत चीजें छुपी होती हैं। जैसे जैसे आपका मीनिंग सेंस डेवलप करता है वैसे वैसे इंटरप्रिटेशन बदलता है, इंटरप्रिटेशन और री इंटरप्रिटेशन की संभावनाओं को विस्तार मिलता है और वह आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप करने में सहायक होता है। अगर बुक के अल्टरनेटिव के रूप में अगर आप किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहते तो पहला लिमिटेशन यह है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यवस्थित तरीके से चीजें आपको नहीं मिलेंगी और व्यवस्थित तरीके से अगर चीजें नहीं मिलेंगी तो वैसी स्थिति में समस्या आएगी, आप टुकड़ों में चीजों को छूने की कोशिश करेंगे और जब टुकड़ों में चीजों को छूने की कोशिश करेंगे तो ज्ञान भी टुकड़ों में मिलेगा, आधा अधूरा ही मिलेगा, वो मुकम्मल ज्ञान नहीं हो सकता। दूसरा लिमिटेशन है, मैं औरों की बात नहीं करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा क्योंकि लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म का मैं भी यूज करता हूं। कई बार काम के वीडियो होते, काम के डिस्कशन होते, काम के आर्टिकल्स होते, कई बार उनको सेव करके रख देता हूं, इसको देखता हूं या कई बार देखता हूं तब तक कोई फोन आ गया
और अक्सर यह समस्या आती है कि अगर 100 आर्टिकल या 100 वीडियो लिंक हमने अपने लिए निर्धारित किए कि इसे हमें देखना है, तो मुश्किल से उनमें 5 या 7 होते हैं जिनको मैं देख पाता हूं, जिनको मैं पढ़ पाता हूं। वो कभी भी 25 नहीं होते, वो कभी भी 50 नहीं होते। और दूसरी समस्या जो है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपाट। पता चला कि मोदी जी अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या चर्चा, एक बार देखें। मोबाइल खोला, देखा, तब से घंटी कहीं से टून किया, अब खोला, 1 घंटे के बाद मोबाइल बंद किया तो लगा कि मोदी जी को जो देखना था वो टॉपिक तो पीछे ही छूट गया है, पता चला किसी और काम में लग गए। तो इसलिए इस चीज को मैं कह रहा हूं, बार बार इस चीज पर जोर दे रहा हूं कि थोड़ा सा बच्चों को आप अलगा नहीं सकते डिजिटल प्लेटफॉर्म से, लेकिन उनको मॉनिटर करें, डिजिटल प्लेटफॉर्म से उनके कनेक्ट को रेगुलेट करें और इस बात को समझने की कोशिश करें, इस बात को समझाने की कोशिश करें कि कभी भी हार्ड कॉपी या बुक का अल्टरनेटिव कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन ये होगा कैसे? क्या आप बच्चों को मना करेंगे इससे हो जाएगा? मैं अपने बच्चों को मना करूं हो जाएगा? नहीं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अगर हम खुद अपने हाथ में स्मार्टफोन लेके बैठे हुए हैं और बच्चों से उम्मीद करें कि बच्चे स्मार्टफोन हाथ में ना लें, यह संभव नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे किताब हाथ में लेकर के बैठें, तो बच्चों को प्रेरित करने के लिए पहले हमें खुद हुए किताबें अपने हाथ में लेनी होंगी। क्योंकि हमेशा इस बात को ध्यान में रखें, बच्चे हम जो कहते हैं उससे उतना नहीं सीखते जितना वे हम जो करते हैं उससे सीखते हैं। अगर 2 भाई बहन हैं, बड़ा भाई बहन स्कूल जाता है, छोटे बच्चे को आप गौर करें, जैसे स्कूल जाने का समय होगा, छोटा बच्चा क्या करता है? अपने बड़े भाई का बस्ता लेकर के जो है वो कहता है हम भी स्कूल जा रहे हैं, देख देख के। तो एक तो ये बात मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों को किताबों से जोड़ें। किताबों का कोई विकल्प नहीं होता और किताबों से बेहतर कोई मित्र नहीं होता। अगर आप चाहते हैं, एक बड़ा फर्क जो मैं महसूस कर रहा हूं, वो बड़ा फर्क यह महसूस कर रहा हूं कि आज के दौर में बच्चों के लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन कमजोर होते चले जा रहे हैं। और अगर बच्चों के लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन कमजोर हो रहे हैं तो इसके पीछे 2 कारण समझ में मुझे आते। पहला कारण है, पेरेंट्स से लेकर के स्कूल तक के फ्रंट पर हम यह देखते कि पढ़ने का मतलब है साइंस और मैथ और थोड़ी बहुत अंग्रेजी। उससे आगे हम ये नहीं समझ पाते कि पढ़ने का मतलब जो है ह्यूमैनिटीज को भी पढ़ना है, हिस्ट्री को भी पढ़ने की जरूरत उतनी ही है जितनी जरूरत साइंस को पढ़ने की है, सिविक्स को भी पढ़ने की जरूरत उतनी ही है जितनी जरूरत मैथ पढ़ने की है, हिंदी को भी पढ़ने की जरूरत उतनी ही है जितनी जरूरत अंग्रेजी को पढ़ने की है। इस फर्क को समझें। और दूसरी चीज, शिक्षकों से मेरा आग्रह होगा कि थोड़ा सा बच्चों को लैंग्वेज से जोड़ें। लैंग्वेज से जोड़ने का मतलब है लिटरेचर से बच्चों का जुड़ना, और लिटरेचर से जुड़ने का मतलब है कि वो बच्चा कहीं भी कल किसी भी फील्ड में हो, साइंस में हो, आर्ट में हो, कॉमर्स में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, प्रयोगशाला में हो, कहीं भी होगा, एक ह्यूमन सेंसिटिविटी उसके साथ हमेशा होगी और वह ह्यूमन सेंसिटिविटी उसे एक बेहतरीन इंसान के रूप में तब्दील करेगी। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम लिंग्विस्टिक फ्रंट पर भी बच्चों के साथ काम करने की कोशिश करें। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन के कंटेक्स्ट में, और ये बातें मैं कह रहा हूं एज ए सर्विस प्रोवाइडर भी कह रहा हूं क्योंकि ऑनलाइन हम लोग भी उपलब्ध करवाते। ये बातें अगर मैं कह रहा हूं तो एज ए पेरेंट्स भी कह रहा हूं
अभिभावक के रूप में भी कह रहा हूं, क्योंकि हमने भी अपने बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ा। बायजू में हमने भी अपने दोनों बच्चों का एडमिशन करवाया और लास्टली हमें ऑफलाइन पर उसे लाना पड़ा। और ये बातें इसलिए एज ए कंज्यूमर भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि ऑनलाइन जो मटेरियल्स हैं, ऑनलाइन जो चीजें उपलब्ध हैं, उसका एक कंज्यूमर मैं भी हूं। तीनों कंटेक्स्ट में मैं कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन का अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। मेरी बात पर गौर करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन का अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। ऑनलाइन सपोर्टिव रोल में हो सकता, लेकिन ऑनलाइन कांट रिप्लेस ऑफलाइन। पूछेंगे क्यों? तो इसके पीछे रीजन यह है कि अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन के फर्क को समझें तो एक क्लासरूम के एनवायरनमेंट को ध्यान रखें। क्लासरूम में बच्चे होते, हम पढ़ा रहे होते, बच्चे की इच्छा नहीं भी है तब भी क्लासरूम एनवायरनमेंट उन पर वह दबाव निर्मित करता है जिस दबाव के कारण उन्हें क्लास में अपनी मौजूदगी सुनिश्चित करनी होती। कई बार वो दबाव निगेटिवली होता है, कई बार पॉजिटिवली भी होता है। वो दबाव क्लासरूम एनवायरनमेंट का होता है, अदर बच्चों का होता है, सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस का होता है, और वो दबाव टीचर का भी होता है। वो दबाव ऑनलाइन में नहीं होता। दूसरा फर्क अगर आप समझें तो कम्युनिकेशन के दो चैनल होते हैं। एक जो मैं शब्द कह रहा हूं, कम्युनिकेशन का यह चैनल है, और दूसरा है शब्दों के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज के जरिए, जिसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जब तक वह सपोर्टिव नहीं होगा वर्बल कम्युनिकेशन के, तब तक इफेक्टिव कम्युनिकेशन संभव नहीं होगा। एंड एट द सेम टाइम जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते, जब हम अपनी बातों को आपके बीच रख रहे होते, तो हमारी नजर आपके चेहरे पर भी होती है। क्लासरूम में हमारी नजर बच्चों के चेहरे पर भी होती है, और बच्चों के चेहरों पर जो भाव हैं, भावों का उतार और चढ़ाव यह बतलाता है कि बच्चे तक हम अपनी बातों को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं, या बच्चे हमारी बातों को ग्रैस्प कर रहे हैं या नहीं। और अगर हमें लगता है कि शायद किसी बच्चे को ग्रैस्प करने में कुछ परेशानी आ रही है, तो ऐसी स्थिति में हम फिर अपने कहने के तरीके को बदलते। एक तरीके से बातें नहीं आई तो दूसरे तरीके से, दूसरे तरीके नहीं तो तीसरे तरीके से, और इस तरीके से हम अपनी बातों को बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करते। ये ऑनलाइन में संभव नहीं है। और तीसरी चीज, मैं ऑनलाइन को खारिज नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा भी यह मानना है कि क्वालिटी को लेकर जो गैप था, उस गैप ने कहीं न कहीं जो है, उस गैप को भरने में ऑनलाइन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं कहना चाहूँगा, हमारे एक मित्र हैं बिहार एडमिनिस्ट्रेशन में, और दिल्ली में हम लोग साथ पढ़ाया भी करते थे, तो उन्होंने एक फ्रेज यूज किया, इंफॉर्मेशन पॉल्यूशन। हम लोगों ने जब तैयारी शुरू की थी, या हम लोग जब ग्रेजुएशन में थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उस समय हम लोगों के सामने समस्या थी कि हिंदी में मटेरियल उपलब्ध नहीं थे, क्वालिटी मटेरियल। हम लोगों ने जब सिविल की तैयारी शुरू की तो हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम के बीच ह्यूज गैप था। लेकिन आज के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो वो गैप लगभग समाप्त हो चुका है। आज के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो हमारे चारों तरफ इतने इंफॉर्मेशन भरे पड़े हैं कि हम ये जज कर पाने की स्थिति में नहीं है कि कौन सा इंफॉर्मेशन सही है, कौन सा इंफॉर्मेशन गलत है, कौन सा इंफॉर्मेशन हमारे लिए उपयोगी है, कौन सा इंफॉर्मेशन हमारे लिए अनुपयोगी। सूचनाओं के जखीरे के बीच हम खड़े हैं, और उनमें से सही सूचना तक पहुंच पाना हमारे लिए निरंतर मुश्किल होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपका लॉजिक, आपकी रीजनिंग, आपका रैशनल अप्रोच, आपका रैशनल माइंड, आपका विजडम, और इन सारी चीज़ों के अलावा देखें
ये चीजें जो उपयोगी सूचनाएं हैं उनको छानने में आपके लिए मददगार साबित होंगे। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। और एक और बात कहूंगा, विथ फोल्डेड हैंड्स, बच्चों पर अपनी चीजों को थोपे नहीं, बच्चों को नर्चर करें, बच्चों की नेचुरलिटी को ग्रो करने दें। बच्चों की नेचुरलिटी जैसे जैसे ग्रो करेगी, बच्चा अपना बेस्ट देने की स्थिति में पहुंचेगा। मत बनाइए डॉक्टर, मत बनाइए इंजीनियर। ये मार्क्स की जो अंधी दौड़ है उसमें अपने बच्चों को प्लीज शामिल मत करें, क्योंकि यहां पर हालात यहां तक पहुंच चुके हैं। हम लोगों के समय, पूरे के पूरे बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूं, पूरे बिहार बोर्ड में 90% स्कोर जो है उंगली पर गिने बच्चों का होता था, और उनमें से भी मैक्सिमम नेतरहाट के प्रोडक्ट हुआ करते थे। अदरवाइज जो है डिस्ट्रिक्ट में गलती से 1, 2, 3 कहीं पर 80% प्लस वाले मिल जाते थे। लेकिन आज हमने कहां पहुंचा दिया है एजुकेशन को? आज हमारे बच्चे 99% स्कोर कर रहे हैं, और 99% स्कोर करने के बावजूद ना उनको मनचाहा कॉलेज मिल पा रहा है, ना उनको मनचाहा स्कूल मिल पा रहा है। तो मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, 10th में आपके बच्चे ने कितना स्कोर किया, 12th में आपके बच्चे ने कितना स्कोर किया, ये सारी की सारी चीजें धरी रह जाती हैं जब बच्चा जिंदगी की रेस में शामिल होता है। जब बच्चा जिंदगी की रेस में शामिल होता तो अंक पीछे छूट जाते हैं। क्वालिटी, डेप्थ, अंडरस्टैंडिंग, क्या आपके बच्चे ने ज्ञान और समझ विकसित की है, ये चीजें जो हैं वो महत्वपूर्ण होती चली जाती हैं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट्स हूं, मैं भी अभिभावक हूं, और लगातार मैं भी अपने बच्चों को यही समझाने की कोशिश करता कि बेटा अंक आना चाहिए। आज की दौर में बने रहने के लिए अंक जरूरी है, लेकिन मार्क्स इतना जरूरी नहीं है कि जो हमारे बच्चे पर हावी हो जाए, जो हमारे बच्चे को ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करने लगे, और यहां तक कि जो हमारे बच्चे को हमसे छीन ले। मैं फिर कहना चाहूंगा, जो हमारे बच्चे को हमसे छीन ले। मेरी बात गौर करेंगे, क्या कारण है कि बच्चों के बीच सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं? रीजन क्या? इसके लिए वो बच्चे जिम्मेवार हैं, या इस स्थिति के लिए पेरेंट्स के रूप में हम जिम्मेवार हैं? इस स्थिति के लिए स्कूल और शिक्षक जिम्मेवार हैं? इस स्थिति के लिए पूरा का पूरा एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशनल इन्वायरमेंट जिम्मेवार है? बतलाइए। यह प्रश्न एक अहम प्रश्न है, क्योंकि कोई भी असफलता जो है आखिरी असफलता नहीं होती। क्यों हम अपने बच्चे को मार्क्स के चक्कर में कुंठित करने पर लगे हैं? क्यों हम अपने बच्चे को अक्सर दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं, और हम अपने बच्चे को अपने बच्चे के रूप में विकसित होते नहीं देखना चाहते, बल्कि हम अपने बच्चे को किसी दूसरे के रूप में विकसित होते देखना चाहते हैं? क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं कि हम अपने बच्चे को उस स्थिति के लिए भी तैयार कर सकें जब हमारा बच्चा असफल हो, असफलता के बाद वो उठना सीख सके और उठ करके सफलता हासिल करना सीख सके? क्यों हम चाहते हैं कि बच्चा हर कदम पर सफल ही हो? क्यों हम चाहते हैं कि अगर हमारी उम्र 50 साल है तो 50 साल के तमाम अनुभवों को जूसर में निचोड़ कर, ग्लास में डालकर हम अपने बच्चे को पिला दें, और एक 10 साल का बच्चा, एक 15 साल का बच्चा जो है 50 साल के आदमी की तरह व्यवहार करना शुरू कर दे? क्या उसकी नेचुरलिटी बची रह पाएगी? क्या आज का टाइम एंड स्पेस वही है? ये बच्चे जिस माहौल में हैं, क्या वो टाइम एंड स्पेस वही है जो टाइम एंड स्पेस 1970 के दशक का था, 1980 के दशक का था? हमारा वर्ल्ड व्यू,
हमारी सोच, हमारे अनुभव 70, 80, 90 के दशक के आलोक में निर्मित हुए। हमारे अनुभव जो हैं वो 2010, 2020 और 2030 के आलोक में निर्मित नहीं हुए। इसलिए मैं अभिभावकों से यह आग्रह करना चाहूंगा कि बच्चों को रैट रेस में शामिल ना करें, अदरवाइज इसकी बड़ी कीमत होगी। वो कीमत आपको भी चुकानी पड़ सकती है, वो कीमत आपके बच्चों को भी चुकानी पड़ सकती है। बच्चों का साथ दें, बच्चों का साथ दें, बच्चों को समझने की कोशिश करें। बच्चा जब आपका गिरता है तो उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहें, क्योंकि आज के दौर में देखें बच्चों के साथ मनोवैज्ञानिक समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। और एक पेरेंट्स के रूप में आप जितने बेहतर तरीके से आप अपने बच्चे को समझ सकते, कोई शिक्षक नहीं समझ सकता। जस्ट बिलीव मी। तो अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें और उनके साथ खड़े हों। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से आप सबों के प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा और इस उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 अभिभावक के रूप में हम अपने बच्चों को अपनी नेचुरलिटी के साथ ग्रो करने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for sharing your valuable words with us.